हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाजपा ने एक बार फिर तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं और मोदी 3.0 कैबिनेट भी बन चुकी है। कल सभी ने शपथ ग्रहण समारोह में अपनी शपथ भी ले ली है कैबिनेट मंत्री होने की, और आज जहां तक है कि मंत्रालय सब में बांट दिए जाएंगे। लेकिन अब एक सवाल जो उठ रहा है वो ये है कि कौन से केंद्रीय मंत्री को, कौन से कैबिनेट मिनिस्टर को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। और इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, मेरा सवाल ये है कि पिछली बार भी कई सारे मंत्रालय बांटे गए थे, कई सारी चीज़ें हुई थी। इस बार जो मिली जुली सरकार बनी है, क्योंकि पिछली बार तो एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी तो उनको जिसको जो देना था वो उन्होंने दिया, बट इस बार मिली जुली गवर्नमेंट है। तो क्या भाजपा के लिए ये मंत्रालय डिवाइड करना मुश्किल होने वाला है और किसको कौन से मंत्रालय मिल सकते हैं? देखिए, कल जो ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को मिला के 71 और उनके अलावा 71 और लोगों ने शपथ ली है जी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है जी। मतलब नरेंद्र मोदी को। और ये जो मेन एलाइज हैं, फॉर एग्जांपल टीडीपी और जदयू, ये सब मेन एलाइज हैं, या शिवसेना जो शिंदे की सेना। तो इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बहुत सारे चॉइसेस रखे हैं या बहुत सारे डिमांड रखे हैं। और एक बार पहले मैं बता दूं कि जो मतलब कल किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रख के सारे लोगों को शपथ दिलाई गई है। तकरीबन नहीं, 29 ओबीसी ने शपथ ली है। 28 मंत्री ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, 10 शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 5 शेड्यूल ट्राइब से, और 7 महिलाएं भी हैं। जी, 7 ये ब्रेकअप है। तो ये मुझे लगता है, और ये मतलब अब सूत्रों के हवाले से ये पक्की खबर आ रही है कि जो 4 जो सीसीएस वाले जो मंत्रालय हैं, जिसमें होम मिनिस्ट्री आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री आती है, फिनांस और एक्सटर्नल अफेयर्स, ये चारों मंत्रालय इस बार भी बीजेपी के पास ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर ऑफ कोर्स अमित शाह ही होम मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करेंगे, और उनका पिछला टर्म होम मिनिस्टर के तौर पे काफ़ी इवेंटफुल रहा, जिसमें सीए आया, जिसमें 370 को हम लोगों ने हटाया। तो ये मुझे लगता है कि अमित शाह को मतलब हम होम मिनिस्टर के अलावा किसी और रोल में देखेंगे लोग। सेकंड राजनाथ सिंह हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर थे। मुझे लगता है राजनाथ सिंह मोर और लेस डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे कंटिन्यू करेंगे। फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर में जो अपने आपके ये थे एस जयशंकर, मुझे लगता है वो भी कंटिन्यू करेंगे। फिनांस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन, इस पे मुझे 50-50 लगता है। मुझे लगता है इस बार शायद पीयूष गोयल को फिनांस मिनिस्ट्री का मौका मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो सोशल मीडिया चैटर है या जो अंदर खाने की जो बात है, उससे ये मतलब एक चीज़ निकल के आई है, मतलब कि रिपोर्ट्स के अनुसार कि निर्मला सीतारमन से मिडिल क्लास थोड़ा सा नाराज चला, और उसकी वजह से बीजेपी को थोड़ा सा लॉस हुआ है। तो शायद उसको भरपाई करने के लिए, क्योंकि पीयूष गोयल इस बार लोकसभा जीत के भी आए हैं मुंबई से, तो और सीए है बाय प्रोफेशन, सीए है, अच्छी समझ रखते हैं इकोनॉमी वगैरह की, तो हो सकता है कि पीयूष गोयल को शायद फिनांस मिनिस्ट्री मिल जाए। और नितिन गडकरी ऑफ कोर्स द हाईवे मैन ऑफ इंडिया, वो हाईवे मिनिस्टर ही रहेंगे। जो अगर घटक दलों की बात करें तो टीडीपी, मुझे लगता है इस बार शायद आईटी मिनिस्ट्री, टीडीपी, क्योंकि टीडीपी जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको आईटी से बड़ा विशेष उनका लगाव रहा है। और जब वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्रा के, तो उन्होंने काफ़ी काम किया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज को वहाँ बुलाने के लिए। आईबीएम से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक को बुलाया, साइबराबाद ही पूरा बना दिया था उन्होंने। तो वो मुझे लगता है उन्होंने शायद इसमें इंटरेस्ट भी जताया है कि हमें मतलब आईटी मिनिस्ट्री मिल जाए तो बेहतर हो। और पंचायती राज के लिए भी उन्होंने मांगा है, तो वो देखना होगा। और एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट, मुझे लगता है एचडी कुमारस्वामी जो देवगौड़ा के बेटे हैं, उन्होंने भी कल कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली है। किसानों, वो कहते हैं कि वो किसानों की पार्टी है, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी वही है, एक फार्मर वाला। तो हो सकता है कि शायद मतलब इस तरीके की कोई मिनिस्ट्री उनके पास। रेलवे मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो रेलवे मिनिस्ट्री, मुझे लगता है रेलवे मिनिस्ट्री को लेकर भी बड़ी तरह की बातें चल रही है कि अश्विनी वैष्णव से ले लिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव से रेलवे मिनिस्ट्री लिया जाएगा। मुझे लगता है अश्विनी वैष्णव जो है वो भी मतलब वो रेलवे मिनिस्ट्री बचाने में, बीच में कुछ खबरें आई थी कि रेलवे मिनिस्ट्री के लिए घटक दल जो हैं वो पिच कर रहे हैं कि रेलवे मिनिस्ट्री देखिए, जैसे बिहार के जो एक ज़माना था जब
जब कोalition की गवर्नमेंट चल रही थी, जी। यूपीए 1-2 हो या उससे पहले हो या वाजपेयी जी के ज़माने की गवर्नमेंट हो, तो रेलवे मिनिस्टर नॉर्मली बिहार के ही होते थे। जी। उसी क्रम में रामविलास पासवान जी बने, लालू प्रसाद यादव भी रेलवे मिनिस्टर बने, नीतीश कुमार जी। खुद रेलवे मिनिस्टर थे। तो इस बार भी मतलब ऐसा डिमांड था, मतलब सुनने में आ रहा है कि भाई जदयू ने रेलवे मिनिस्ट्री की डिमांड की है। लेकिन जी। अब ये सब देखिए, ये सब जब तक कोई सामने नहीं आ जाती है कोई जी। बातें, तब तक तो ये कहना कि भाई किसने क्या डिमांड किया। लेकिन हाँ, ये कुछ चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि जो मेजर जो चंक है, जी। जो मिनिस्ट्री का जो मेन जो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज हैं, वो तो बीजेपी के पास ही रहेगी। Okay. फिनांस, एक्सटर्नल, होम, डिफेंस, ये सब बीजेपी अपने पास ही रखेगी और इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, जी। एक्सेप्ट निर्मला सीतारमन के अलावा मैं कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखता। हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे मुझे लगता है मनसुख मंडाविया ने अच्छा काम किया है और उन्हीं को कंटिन्यू किया उसको जाएगा। कंटिन्यू करने में जी। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन अब ये देखना है कि अर्बन मिनिस्टर किसको बनाएंगे जो जी। अर्बन डेवलपमेंट के, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो गुड़गांव के जो एमपी हैं वो भी कैबिनेट में आ गए हैं। जी। और जो फरीदाबाद से जो कृष्णपाल गुर्जर हैं वो भी, उन्होंने भी शपथ ले ली है। मनोहर लाल खट्टर ने भी कल शपथ ली है। शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के मिनिस्टर के तौर पे शपथ ली है। उनको भी कोई मतलब अच्छा प्लम पोस्ट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो नरेंद्र मोदी को मिला के 6 और लोग ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जी। उसमें शिवराज सिंह चौहान है, मनोहर लाल खट्टर है, कुमारस्वामी है, इस तरीके के और भी 3 लोग हैं। तो चंद्रबाबू नायडू खुद से मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है वो कैबिनेट में नहीं है लेकिन है। तो सर्बानंद सोनोवाल हैं जो आसाम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो जब कोई आदमी चीफ मिनिस्टर रहता है 5 साल 10 साल, तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उसके अंदर आ जाते हैं। जी। मोदी ये जानते हैं कि ये मोदी 3.0 जो है वो ये एक्चुअली एनडीए 3.0 है। जी। ये मोदी नहीं है, एनडीए 3.0 है। ठीक है, हम लोग मोदी 3.0 कह रहे हैं लेकिन है तो एनडीए की सरकार। मोदी जानते हैं कि उनको आगे चैलेंजेस आएंगे, इसीलिए उन्होंने इस बार 6 चीफ मिनिस्टर को अपने साथ मंत्रालय में रखा है। जीतन राम मांझी जो बिहार के गया के जो एमपी हैं, एकमात्र सीट है उनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, उससे वो लड़े और बीजेपी के साथ लड़े, एनडीए के साथ, और एकमात्र सीट है और वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक एमपी और वो कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये एक समझने की चीज़ है कि उन्होंने जानबूझ के चीफ मिनिस्टर्स को अपने मंत्रालय में रखे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, उनको पता है कि कैसे चीज़ों को संभालना है। और मोदी भी जानते हैं कि घटक दल हर चीज़, पहले जैसे क्या था कि हर चीज़ मोदी ही संभाल रहे हैं जी, उनको लेके लोगों में एक वो थी, मतलब लहर थी। हाँ, बीजेपी के लोग भी उनके सामने कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, या मतलब एक इज्जत की बात है, जो भी समझ लीजिए आप इसको जैसे भी ले। लेकिन घटक दल उनको उस तरीके से नहीं लेंगे, वो ये चाहेंगे कि फाइलें हमारे टेबल पे रहें। वो ये नहीं चाहेंगे कि ये फाइलें कहीं और से साइन होके आए या कहीं और से अप्रूवल है। उसको मैन्यूवर करने के लिए प्रधानमंत्री को ऐसे लोग चाहिए जो कि उन चीज़ों को संभाल सके। वहाँ पे रोल आएगा शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा को लाने का की वजह भी मैं यही समझता हूँ। जेपी नड्डा एक बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, और जब वो बीजेपी जैसी पार्टी के प्रेसिडेंट रह सकते हैं, कितने लोगों को, अगर आप एक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट हो तो कितने लोगों को आपको संभालना पड़ता है, ये आप समझ सकते हैं। तो वो इस मंत्रालय को संभालने के में बहुत उनकी मदद करेंगे मोदी को इस टर्म में, क्योंकि ये टर्म अभी, ये देखिए अभी तो ये अच्छे दिन चल रहे हैं, ठीक है। वंस दिस हनीमून पीरियड विल गेट ओवर, जब रियल काम शुरू होगा, जब संसद का सत्र शुरू होगा, जब संसद लगेगी, जब डिस्कशंस होंगे, जब उसमें बहस होगी, लड़ाइयाँ मतलब वर्बल फाइट्स, देन द रियल चैलेंज विल अराइव। अभी तो ठीक है, अभी तो भाई शपथ हो गया, मंत्रालय बटेंगे। अभी ये मंत्रालय में बटने वक्त भी कई तरह के समस्याएं आती हैं कि भाई हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। देखिए एनसीपी ऑलरेडी नाराज चल रही है, एक भी कैबिनेट नहीं मिला है। और उनका जो पॉइंट है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भाई आपने जीतन राम मांझी को एक एमपी को आपने दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। रामदास अठावले जो कि मतलब जिनका कोई एमपी नहीं है, उनको दे दिया। रवनीत बिट्टू जो हैं, जो पंजाब के हैं, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी से चुनाव लड़े, हार गए, उनको भी आपने मंत्रालय में ले लिया। ठीक है जी, मेरा यही क्वेश्चन था कि एनसीपी जो है, एनसीपी अजीत पवार गुट जो है, उसमें से एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं चुने गए हैं, तो क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, देखिए एनसीपी को इन्होंने एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफर किया था जी। एनसीपी की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर था कि प्रफुल्ल पटेल
हमारी तरफ से नाम है। जी। प्रफुल्ल पटेल यूपीए 1 और 2 में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। ओके। उन्होंने मना कर दिया, और वो उनकी बाइट भी है हमारे पास कि ये मेरे लिए डिमोशन है। जी। मतलब कैबिनेट से अगर आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनते हैं तो ऑफ कोर्स दैट्स अ डिमोशन। जी। उन्होंने मना कर दिया। अब बीजेपी ने कहा है कि हम बाद में देखेंगे, अभी इसको थोड़े दिन बाद देखेंगे। ओके। अगर, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने 3-4 महीने बाद, जी। ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी को उनसे मतलब नहीं होगा एनसीपी से, जी। मतलब अजित पवार गुट से, तो वो उनको छोड़ देंगे। लेकिन अब बीजेपी इतना कितना अफोर्ड कर पाएगी, कितना नहीं, ये एक देखने वाली बात है। जी। कुछ जो अब जैसे ललन सिंह हैं जदयू के, जी। जदयू के भी 12 एमपी हैं, तो जदयू भी अपने लिए अच्छा मतलब कुछ तो मांगेगी। जी। अब वो रेल मंत्रालय लेते हैं ललन सिंह की, क्या लेते हैं, गिरिराज सिंह हैं, वो भी मतलब बीजेपी के कद्दावर लीडर हैं, उनको भी कुछ चाहिए। एक जो इस बार एक जो ट्राइबल फेस जो ज्वाल ओरा आए हैं, ये वो चेहरा है जो वाजपेयी जी के सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, जी। और मिनिस्टर थे मतलब, और इस बार फिर समझिए तकरीबन 10 सालों के बाद ये लौट के मिनिस्ट्री में आए हैं। क्योंकि इस बार बीजेपी को दलित मतलब जो ट्राइबल चेहरा था, फॉर एग्जांपल जो अशोक मुंडा थे वो हार गए झारखंड जी। से, तो बीजेपी इनको लेके आए। भूपेंद्र यादव अलवर से पहली बार जीत के आए हैं। भूपेंद्र यादव अभी, उनको भी अभी इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। धर्मेंद्र जो यादव हैं, वो धर्मेंद्र प्रसाद जो हैं जी। एजुकेशन मिनिस्टर थे आउटगोइंग, इसमें देखना पड़ेगा बीजेपी उनको क्या देती है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या देती है, जी। अभी एविएशन मिनिस्टर है। तो बहुत ये मतलब एक आज शाम के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी किस तरीके से इन चीज़ों को नेविगेट करती थी, कि अपने लीडर्स को तो उनको संभालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटक दल हैं बोलने के लिए तो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ मांगा नहीं है जी। लेकिन राजनीति आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भाई इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। मांगा तो ज़रूर होगा और नहीं मिलने पे फिर प्रॉब्लम भी शुरू होगी। तो ये मतलब कुछ घंटों का और इंतज़ार, और शाम में जब ये क्लियर हो जाएगा देन अगेन वी विल सिट और एक डिस्कशन करेंगे कि इस मंत्रालय में जिसको मतलब इस आदमी को अगर ये मंत्रालय दिया गया है तो वो इसमें क्या सोच कर दिया गया है, क्यों दिया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, राजनीति क्या रही होगी। तो जैसा कि हमने जाना कि मोदी 3.0 यानी एनडीए 3.0 जो सरकार बन रही है, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, कैबिनेट बनी है, इसमें किसको कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है, ये हमने चर्चा करी। आपको क्या लगता है जो हमने बात करी वो कितने हद तक सही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।